Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Am I audible? Okay. So today our lecture is about notes making, paper presentation, and question paper setting. So this is a generalized topic. So we will discuss it. Most people are not aware of making notes, attempting paper, and they do not understand the question particularly. तो ये अक्सर पूछा जाता है कि सर हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, हमें नोट्स मेकिंग में बहुत जो है दिक्कत हो रही है, हमें बहुत तकलीफ आ रही है कि नोट्स कैसे बनाएं। अगर बना भी रहे हैं तो टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा और पता नहीं लग रहा कि हमारे नोट्स जो हैं ये सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, तो उसके अलावा अगर नोट्स बन गए हैं तो हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे कि एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का है और जिसकी भी माइक खुली हुई है तो काइंडली वो ऑफ कर दें। अगर एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का है तो उसमें एक बंदा जो अटेम्प्ट करता है तो वो 6 मार्क्स पे लेता है, कोई 10 मार्क्स पे लेता है, कोई आउटस्टैंडिंग मार्क्स पे ले आता है। तो फर्क क्या होता है उसके पेपर में और इसके पेपर में? ठीक है, तो वो क्या लिखता है जो 6 मार्क्स लेता है और जो 16 मार्क्स ले आता है वो अपने पेपर में क्या लिखता है। तो आज हम उस चीज को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा कि ये जो एग्जामिनर है जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसके ज़हन में क्या सोच होती है, ठीक है, कि वो क्या सोच के पेपर बनाता है। जाहिर सी बात है कि उसके ज़हन में कुछ तो होगा, जाहिर सी बात है कोई वो चीज रैंडम तो नहीं होगी जो वो चीज देख के, मतलब विदाउट एनी यूजिंग प्रॉपर माइंड, फैकल्टीज ऑफ माइंड को यूज किए बिना तो पेपर नहीं बनाता। उसके ज़हन में कुछ तो होगा, तो वो चीजें सोच समझ के पेपर बनाता होगा। ठीक है, वो क्या चीज रखता है, वो टफनेस लेवल किस तरीके से वो पेपर में रखता है, उस चीज को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नोट्स मेकिंग की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक जगह से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जरूरत होगी कि दूसरी जगह से पढ़ें। तो जब आपके पेपर करीब होंगे, रिवीजन का वक्त होगा, मॉक पेपर्स का, ठीक है, वक्त करीब होगा, तो जाहिर सी बात है उस वक्त आप डिफरेंट बुक्स खोल के तो फिर जो है स्टडी करके बैठेंगे तो फिर तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो आपने 6 घंटे लगा के एक टॉपिक के नोट्स बनाए, अगर वो जब आप रिवाइज करें वो भी उस पर भी 3-4 घंटे लगे तो फिर तो वो काम की बात नहीं हुई। तो इसलिए तो आपको क्या करना है कि अगर आपने इतनी मेहनत की है तो उसका भी तो कोई फ्रूट निकले ना। तो आप 1 घंटे में, 45 मिनट में, आधे घंटे में उस टॉपिक को बाद में रिवाइज भी कर सकें। नोट्स की जरूरत इसीलिए भी होती है। और दूसरी चीज इसीलिए होती है कि जब जब आप रिवाइज करते जाएं, जो पहले से अपने आइडियाज लेके आगे क्या करते जाएंगे उस पे, उसके फुट्स पे आप अपडेट करते जाएंगे, साइड पे आप अपडेट करते जाएंगे, किसी चीज को आगे रखेंगे, किसी चीज को पीछे रखेंगे। और उसके अलावा एक और फायदा होता है कि ये जो आप अच्छे बुक्स से नोट बनाते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन उसकी अपनी वोकेबलरी होती है, वो आपकी आहिस्ते आहिस्ते बिल्डअप होती जाती है। आप बोलते हैं, फिर आप रिवाइज करते हैं, फिर वो बन जाती है। तो आपके जो एक लैंग्वेज है ना एक सब्जेक्ट की, वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाती है। अब ये मसला आता है कि क्या हम सबके नोट्स बनाएं, इवन हर एक के नोट्स बनाएं, इवन एसेस के भी आप नोट्स एसेस भी बनाएं। अगर आप वो ऐसे बनाए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ऐसे पे आते हैं। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट तो वही है ना हमारा, कि ऐसे कैसे लिखा जाएगा। उस पर बाद में आते हैं, उस पर भी कोई डेमो क्लास रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते हैं इसी तरीके से आप ऐसे पहले ही आपने प्रिपेयर करके रखें। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे आप देखें कि एजुकेशन पे, डेमोक्रेसी पे और सोशल मीडिया पे, ठीक है, वुमेन पे, जेंडर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, किसी और टॉपिक्स पे 8-10 टॉपिक्स आप डिटरमिन करें। उन एरियाज पे बाकायदे अच्छे तरीके से 6-7 जगहों से रीड करें, 1-2 बुक्स से, 1-2 रिसर्च पेपर से, उसके बारे में जो इंटरनेट पे आर्टिकल्स हैं, बेस्ट जो मैगजीन्स हैं, द इकोनॉमिस्ट है, वाशिंगटन अखबार है उसमें आते हैं, न्यूज वीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर, इन पे आते हैं तो वहां से मटेरियल उखस करें। ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से डॉन न्यूज़पेपर है वहां से तो आप नोट्स बनाएं, आखिर में स्टेटमेंट उठाएं, फिर वहां से अपने अपने इससे बनाते जाएं। अब वो बनेगा कैसे, इससे का अपना तरीकेकार है, तो वो टेक्निक्स फॉलो करते करते।
इसी तरीके से आपके 10 अगर एसेस बन जाते हैं तो मैं आपको बात बताऊं, इन एसेस में ही कोई ना कोई ऐसे आगे पीछे लग ही जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मटेरियल होगा ज़हन में, ऑलमोस्ट होगा, आपके पास रेफरेंसिंग होगा, तो आप वहां पे वो पोर्ट्रे करेंगे। जरूरी बात नहीं है कि आपने रट्टा लगाया वही चीज लेके आएंगे, ठीक है। और वहां पे अपनी माइंड को यूज करेंगे, आगे पीछे करके क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से मटेरियल पोर्ट्रे। वरना अगर आप वहां पे जाएंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, ब्रेन स्ट्रॉम करेंगे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिगिंग करने की कोशिश करें, उसमें टाइम लगेगा। पहले ही आपका जो है दिमाग में आइडियाज का ओवरफ्लो होगा, तो आपको इतनी ब्रेन स्ट्रॉम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप पहले पढ़े बगैर, नोट्स बनाए बगैर आपने अटेम्प्ट करना था, ठीक है, तो उसमें आपने 20, 25, 30 मिनट ब्रेन स्ट्रॉमिंग पे लगाना था, तो अब आप 10 मिनट से ज्यादा ब्रेन स्ट्रॉमिंग पे नहीं लगे। अब ये जो 15-20 मिनट आपके बच्चे आपको अच्छे तरीके से पेपर भी पूरा करने में लगा सकते हैं और आप रिवाइज करने में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेसी आप वो भी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो 5 पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा, अगर 30 साल के करेंगे तो उसमें कुछ टफ लेवल की फिलोसॉफिकल टाइप, कुछ मीडियम लेवल की और कुछ सिंपल लेवल की प्रेसीज मिलेगी। इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन भी आपको मिलेंगी। तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि किस टफनेस लेवल में ये मेंटेन करता है, और मतलब इसकी लोअर लेवल ऑफ टफनेस एंड अपर लेवल ऑफ टफनेस। तो आपको आइडिया होगा कि इससे क्या होता है, कि आपको पता लगेगा कि द मोस्ट डिफिकल्ट प्रेसी किस लेवल तक हो सकती है एंड द मोस्ट सिंपल प्रेसी, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है प्रेसी का, वो किस लेवल पे हो सकता है। तो आपको कोई भी फिर परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन भी इसी तरीके से। और ये जो आपके पास ट्रांसलेशन है, वो आप अगर 15-20 ट्रांसलेशन पास पेपर से 2, 6, 7 आपको मिल जाएंगी, और किसी और बुक से पीए के पास पेपर्स हैं, टू द पॉइंट हैं, वहां से कर लिए। और इसी तरीके से आपने वोकेबलरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो आपको प्रिपेयर करना है, वर्बल एडवांटेज बुक है, ठीक है। वो चार्ल्स हैरिंगटन का है। उसमें 50 लिस्ट हैं, एक लिस्ट में 500 वर्ड्स हैं और 50 वर्ड्स हैं, और 10 लिस्ट में टोटल 500 वर्ड्स हैं। तो वो 500 वर्ड्स इस तरीके से दिए गए हैं कि वो 3500 जो जीआरई में उनको तकरीबन पूरा करते हैं, और बुक के प्रीफेस में भी ये कहा गया है। तो मैंने वहां से भी किए थे, जीआरई से भी किए थे, बिल्कुल सेम बात है, बट इस बुक में अच्छे तरीके से दिए हुए हैं कि उसकी मीनिंग, उसके एंटोनियम, उसके थोड़ा आगे पीछे स्टोरी जो है उससे रिलेटेड इटमोलॉजी वगैरह दी गई है। तो अगर आप एक लिस्ट में 50 MCQ वर्ड्स हैं और डेली 10 वर्ड्स पे करते हैं, तो 5 दिन में वो लिस्ट पूरी होगी। छठे दिन आप उसको रिवाइज करें, 7वें दिन रेस्ट करके एक वीक में आपकी एक लिस्ट पूरी होगी। इसी तरीके से 10 वीक्स में आपकी वो 10 लिस्ट पूरी होगी, मतलब 2.5 मंथ। तो आप क्या करेंगे, फिर इसको रिवाइज करेंगे 2.5 मंथ से 2 मंथ, 1.5 मंथ, 1 मंथ, 15, 20, 30 डेज तक की बात रहेगी। वोकेबलरी, अब फायदा क्या होगा, आपको ये कंसर्न होता है लोगों को कि ये डेड वोकेबलरी, ये डेड वोकेबलरी नहीं है, ये इसको हम लाइव करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये जो वोकेबलरी है, तो ये लाइट का थोड़ा इशू है, तो ये जो वोकेबलरी है, तो डेड वोकेबलरी अगर आप बुक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल बुक पढ़ने के दौरान आपको वोकेबलरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप फिर डिक्शनरी पे जाते हैं, डिक्शनरी पे जा ढूंढते हैं, तो ये आपको बड़ा मसला करता है, ठीक है। तो अगर आपके जहन में कुछ वोकेबलरी होगी, कुछ आपने मिस कर दी, तो वो ढूंढ लेंगे, तो आपकी इससे क्या वोकेबलरी होगी, वो स्ट्रीमलाइन होती जाएगी। आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहां से आपको वोकेबलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी वोकेबलरी, वो डॉन न्यूज़पेपर में वो वोकेबलरी भी लगेगी। इसी तरीके से आपकी वोकेबलरी क्या होगी, वो वोकेबलरी क्या होगी, आपकी स्ट्रीमलाइन होती जाएगी। तो जिसकी भी माइक खुली हुई है तो काइंडली वो ऑफ कर दें, ठीक है। ये मोहम्मद उस्मान की ये खुली हुई है वो माइक, तो काइंडली वो ऑफ कर दें।
तो इसी तरीके से वोकेबलरी आपकी वो प्रेस राइटिंग में भी काम आएगी सबसे ज्यादा, ठीक है। आपको प्रेस राइटिंग में बिल्कुल जरूरत पड़ेगी उस वोकेबलरी की। अगर वोकेबलरी नहीं होगी तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे प्रेसी को, कॉम्प्रिहेंशन को, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, इडियम्स नहीं कर पाएंगे, बाकी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। अच्छे हिस्से में अच्छी वोकेबलरी जो मतलब वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन, वोकेबलरी वो लिखनी है जो पर्टिकुलर सिचुएशन के मुताबिक हो। ऐसे नहीं है कि आपने ख्वामखा में सिंपल, ख्वामखा में टफ लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जो वोकेबलरी फिट हो, जो वर्ड, वो तभी आपको पता लग सकता है जब आपके वोकेबलरी प्रिपेयर होगी, आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दूसरे बुक्स पढ़ेंगे, वहां से वोकेबलरी बिल्ड होगी। जो आपने वर्बल एडवांटेज जो बुक है वहां से वोकेबलरी बनाई, तो वो वोकेबलरी वहां पे यूज होगी। तो इसी तरीके से आपकी 2.5 मिनट में बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी। और आजकल एमपीटी आ गया है, और जो पीएमएस वाले हैं तो वहां पे भी स्क्रीनिंग आ रही है, ठीक है। तो वहां पे आपकी ये जो 20 मार्क्स का पोर्शन है इंग्लिश, तो वहां पे वोकेबलरी आपको इतना एज देती है कि आपने बिल्कुल इतनी तैयारी नहीं की बाकी सब्जेक्ट्स की, तो ये आपको पास करा देते हैं। अगर ये नहीं है तो आप अच्छी कितनी भी प्रिपरेशन करें तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर या पाक अफेयर आपको धोखा दे देते हैं बाकी, बट इंग्लिश धोखा नहीं देता। पंक्चुएशन उस रिलेटेड आनी है, करेक्शन आपको वही आनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, दूसरी चीजों की, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले वोकेबलरी को तो आहिस्ते आहिस्ते सुबह के टाइम जरूर रखना है। और उसके अलावा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पुट करते जाएं, मैं आखिर में सबके जवाब भी दूंगा। उसके अलावा आपको क्या करना है कि वोकेबलरी के साथ साथ आपकी तो ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छा बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज, इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमन मर्फी, 4th एडिशन। अगर लेटेस्ट एडिशन है भी तो वो यूज कर लें। तो वहां से आप आहिस्ते आहिस्ते से वो ग्रामर भी करते जाएं, ठीक। उसमें 45 लेसन हैं, एक लेसन 20 मिनट्स 30 मिनट्स में हो जाता है। अगर आप 30 लेसन 3 लेसन पर डे करते हैं तो 15 दिन में वो भी हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाए रेन मार्टिन से स्ट्रक्चर करना शुरू कर दें, स्ट्रक्चर्स ऑफ जो सेंटेंस राइटिंग है। तो मुख्तलिफ वो एक्सप्रेशन होगी, अगर आप वो यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, आपके सेंटेंस की वेराइटी आ जाएगी, ठीक है। और आपकी जो राइटिंग होगी वो बिल्कुल मेच्योर होने लगेगी, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इंग्लिश के रिलेटेड। असली जो हमारा आज का लेक्चर है वो है नोट्स मेकिंग, पेपर प्रेजेंटेशन एंड पास पेपर, और ये जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग। अब आते हैं नोट्स मेकिंग पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी आपने टॉपिक उठा लिया, फॉर एग्जांपल हम पाक अफेयर कंपलसरी का उठा लेते हैं, वो तो सबका सेम है, ठीक है। अब पाक अफेयर के पहले तो आप थोड़ा बेसिक बना लें, वो आपकी अखबार बना रही है, ठीक है, ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़े, साथ साथ वो बनाए। अब मेन काम आता है नोट्स मेकिंग का। अब क्या करेंगे आप, 2015 के बाद तो सिलेबस चेंज हुआ, ये तो सबको पता है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, कितने साल हो गए, 7 साल। 2016 का जो पेपर है वो मिक्स है, कुछ पास मतलब जो पुराना सिलेबस, कुछ नया सिलेबस, बट 2017 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और 2019 एंड ऑनवर्ड्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि अब पेपर किस तरीके से होने, ठीक है, वही स्टाइल होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि रटे वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब आपको नोट्स, तो अब आपको ये नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पास पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल हर पेपर में कितने आते हैं, 7 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जो 8 होता है वो होता है एमसीक्यूज का, वो तो आपको अलग प्रिपेयर करने हैं। तो आखिर में कोई क्वेश्चन पूछ के याद दिलाए मुझे कि वो कहाँ से प्रिपेयर करेंगे तो मैं बता दूंगा। अब 7 क्वेश्चन से आपको क्या करना है, 2016 का पेपर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये फॉर एग्जाम्पल आपने डायरी जैसे इसी तरीके से आप पेज उठाएं, एक क्वेश्चन यहाँ से लिख लें, दूसरा गैप देके दूसरा लिखें, गैप देके तीसरा लिखें, इसी तरीके से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आपने लिख लिया। अब 2017 का पेपर उठाएं, अब देखें कि उसके 7 क्वेश्चंस में से 2016 के 7 क्वेश्चन में से कौन से मिलते हैं। एक दो अगर टॉपिक के साथ मिलता है तो वो उसके साथ लिखते, जो स्पेस आपने छोड़ी थी। जो नहीं मिलते उसको आगे लिख ले, 8वां नंबर दे दे, 8 नंबर ना दे, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12। अब 2018 का पेपर उठा ले,
वहां पे देख ले कि इनके साथ 12 टॉपिक के साथ कितने मिल रहे हैं, तो उनके साथ जो स्पेसिस थी उसमें लिख ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिक्स हो रहा है कोई टॉपिक तो वहां लिख ले, जितने मिक्स हुए, फॉर एग्जांपल 3 मिक्स मैच हुए तो ठीक, फिर 4 आगे लिख ले, इसी तरह स्पेस देखे। इसी तरह 2019, 20, 21, 22। अब आपके पास एक पेपर आ गया जिसपे आपने टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ मैच करके लिखा। अब आपने क्या करना है, ये अभी हमारी हाफ टास्क होगी। अब हमने क्या करना है, ये जितनी भी स्टेटमेंट है, जितनी भी स्टेटमेंट हमने निकाली, अब क्या करना है, 2015 पीछे जाके 2000 तक कितने साल हुए, 16 साल। अब हमने फॉर एग्जांपल ये टॉपिक्स 20 या 21 निकाले, 20 निकाले फॉर एग्जांपल, या 22 कर रहे हैं, तो इन 22 टॉपिक्स को अब हम क्या करेंगे, 2015 में के जो 7 क्वेश्चंस हैं उससे देखेंगे कोई स्टेटमेंट रिपीट तो नहीं आ रही। अगर वहां पे कोई स्टेटमेंट रिपीट आ रही, फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद खान 2015 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया, तो 2015 वाली स्टेटमेंट निकाल के हम सर सैयद अहमद खान वाले पोर्शन में लिख लेंगे। बाकी अगर कोई टॉपिक मैच नहीं हुआ तो हम उसको अबंडन कर देंगे, उसको आगे नहीं लिखेंगे जैसे हम बाकी पेपर्स में आगे लिख रहे थे। इसी तरीके से 2014 वाला जो 2014 वाला है, ठीक है, उसमें देखेंगे अगर स्टेटमेंट मैच हो रही है किसी भी टॉपिक की तो उठा लेंगे, अगर नहीं हो रही उसको भी अबंडन। 2013 में, 2012 में जाके 2000 तक। इससे क्या होगा, हमें एक ही टॉपिक जो हमारा काम का होगा उससे रिलेटेड हमें डिफरेंट स्टेट्स में मिलेंगी, कि हमें लग जाएगा कि 23 साल में एक एग्जामिनर एक टॉपिक के साथ कैसे खेल सकता है, कैसे खेल सकता है, तो हम ये देखेंगे। अब हमें टॉपिक्स तो मिल गए, अब हमें आइडिया हो गया कि 2000 से लेकर 2022 तक हमारे काम वाले टॉपिक्स कौन से हैं और कौन से ज्यादा टॉपिक्स आए हैं। तो हम जो ज्यादा टॉपिक आया है उसको नंबर 1, जो कम आया है नंबर 2, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एक टाइम्स के इक्विवेलेंट आए होंगे 3-3 बार या 2-2 बार, तो उनको अपने हिसाब से नंबर दे देंगे। आखिर में जाके जब हम नंबर देंगे तो 17-18 पे जब पहुंचेंगे तो 4-5 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एक एक बार रिपीट होंगे। अब उन टॉपिक्स का क्या करना, वो सिचुएशनल टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अब यूएस इंडिया की डील हुई थी 2009-10 में न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो अब वो तो सिचुएशनल क्वेश्चन था, अब उसको अबंडन कर देंगे, उसको हम अपने पास नहीं रखेंगे, काट देंगे। 2016-17 में ये ईरान न्यूक्लियर डील की बात होने लगी थी, वो हम उसको अलग कर देंगे। कुछ टॉपिक्स होंगे एनर्जी क्राइसिस, सीपेक कैसे खत्म करेगी, वो भी ऑब्सोलीट हो गए। अब एनर्जी क्राइसिस नहीं, अब अल्टरनेटिव एनर्जी, हमें थोड़ी फैकल्टी ऑफ माइंड भी यूज करनी है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है कि कैसे टॉपिक्स वो आए एनर्जी, बट अब एनर्जी क्राइसिस से शिफ्ट हुआ है किस तरफ, अल्टरनेटिव एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्योंकि क्लाइमेट चल रहा है। तो इसी तरीके से हमें 20, 21, 22 टॉपिक्स मिलके द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, वही हमारे नोट्स का स्कोप है, बाउंड्री। अब हम उठाएंगे उस टॉपिक को। रिकमेंडेड रीडिंग्स जो एफपीएससी के सिलेबस है वो डाउनलोड कर लें, जो आपके कंपलसरी है उसकी प्रिंट निकाल लें 6-7 पेजेस, और जो आपके ऑप्शनल हैं उनकी भी प्रिंट निकालें 12-13 पेजेस। वो आपके साथ इतना काम आएगा, आपकी सोच है, पूरे पेपर्स आपको नहीं रखने, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज करनी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास वो रिकमेंडेड रीडिंग में देखें कि ये जो मेरा टॉपिक है किसी बुक में आ रहा है या नहीं। अब बुक कैसे डाउनलोड करेंगे, नोट कर लें काम की, जेड लाइब्रेरी है, गूगल में लिखेंगे फ्री लाइब्रेरी है, वहां से वो बुक डाउनलोड करें। कंटेंट लिस्ट, ठीक है, कंटेंट लिस्ट डाउनलोड करके आपको क्या होगा, उसमें देखें अगर टॉपिक किसी में मिल रहा है तो ठीक, वहां से कर लें, नहीं होता तो दूसरे बुक में, दूसरे बुक का कोई माइंड नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तो गूगल में लिखें, किसी रिसर्च पेपर से वहां से कर लें। तो इसी तरीके से दो सोर्सेस को देख लें, एक सोर्स से हो जाता है तो वो लें, को दूसरे से मदद लेनी, अगर नहीं होता तीसरे से फिर वेबसाइट्स पे चले जाएं जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं। किसी ने पूछा है कि सर यूएस हिस्ट्री के लिए सोर्सेस, तो आखिर में याद दिलाएं, तो वो मैं बताता हूँ, उसके लिए अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ अब ये हो गया पार्ट नोट्स मेकिंग, ठीक है। अब नोट्स मेकिंग इसी तरीके से आप करेंगे, अब उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है।
नोट्स मेकिंग के लिए आपको सबसे पहले जो करना है तो 6, 7, 8, 9 मैक्सिमम 10 पेजेस तक, ठीक है। अब इससे ज्यादा करेंगे अगर कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल जैसे वार ऑफ 1812 है 2000 में 23 ईयर्स में एक बार आया है 10 मार्क्स का यूएस हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, और अमेरिकन रेवोल्यूशन 7 बार आया है फॉर एग्जांपल, और वो आया है 20 मार्क्स का। अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 23 साल में 140 मार्क्स का आया है, वो 10 मार्क्स का है। अगर रेशो निकालेंगे 1/14, अगर आप एक दोनों टॉपिक्स को 5-5 घंटे दें, 6-6 पेजेस पे बनाए, तो ये तो मतलब आपने सही रिसोर्स का यूज नहीं किया। बनता तो ये है कि अगर वार ऑफ 1812 पे आपने एक पेज लगाया तो उस पे 14 पेजेस, 1 मिनट लगाया तो 14 मिनट। तो इसी तरीके से आपको इक्विटी के हिसाब से चलना, ठीक है। अब वार ऑफ 1812 को आपको बनाना ही नहीं, इसी तरह पाक अफेयर में भी अगर हम इतने ही अनलकी हैं तो 24वें साल में आ जाएगा, तो हम ऑप्शनल से क्या करेंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करते हैं। एक सेकंड। तो इसी तरीके से हो जाता है। तो अब आपको क्या करना, अब ये लाजिम रखना है कि अब लोग टॉपिक बनाते हैं और आखिर में पता लगता है ये तो टॉपिक आएगा नहीं, क्योंकि पहले भी नहीं आया था। क्या करते हैं, कंटेंट लिस्ट उठाते हैं, शुरुआत से बनाने शुरू करते हैं। तो ये मैंने भी कोशिश की थी, वो नाकाम कोशिश थी। शुरुआत में ही कुछ गाइड मिल गए थे, जो अच्छे दोस्त थे, सीनियर्स थे, ठीक है, उनसे हेल्प लें। जो अच्छे नहीं है उनसे बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, वो आपका टाइम ज़ाया करेंगे। तो ये चीज आपको करनी है कि नोट्स की लेंथ का बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर आप ज्यादा लेंथी बनाएंगे तो 200-300 पेजेस बन जाएंगे। आप स्टडी किससे करेंगे, 200-300 पेजेस तो वैसे ही बन जाएंगे। बट अगर आप उससे भी ज्यादा 300-400-500 पेजेस बन जाए तो फिर तो आपके लिए मसला हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर आपको ये होगा यार सबकी रिवाइज भी करनी है, वो चीजें भी करनी है, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग कर लें, ये पूरा टॉपिक आज हम कर लें, तो बाकी एक एक कंपलसरी को हैं, बाकी जो मेरे ऑप्शनल थे या दूसरे आपके ऑप्शनल से उनको भी डिस्कस कर लें। तो इसी तरीके से आपको नोट्स मेकिंग में रखना है। अब नोट्स मेकिंग के दौरान आपने क्या करना है, जिस सोर्स से बना रहे हैं उस सोर्स का जिक्र ऊपर नोट्स पे लिख लें, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपके पास वो सोर्स हो, वो पेपर में पोर्ट्रे करने के लिए आपके पास हेल्प करे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। उस चैप्टर का भी नाम लिख लें ऊपर, ठीक है, उस राइटर का भी नाम लिखिए। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो एंथोलॉजी टाइप के होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट लोगों ने लिखे हुए थे। और ये ना समझें कि बुक को हम A to Z कंटेंट लिस्ट से जाके बिब्लियोग्राफी से नहीं। हो सकता है कि एक बुक में आपको एक ही टॉपिक अच्छा मिले, क्योंकि ह्यूमन लिमिटेशन है, बुक बनाने के लिए उसने बाकी टॉपिक्स जो लिख लिए, उसकी कमांड एक टॉपिक पे हो, एक एरिया पे हो। इसीलिए आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक कौन से बुक से, वो कंटेंट लिस्ट और जेड लाइब्रेरी, और ये जो आपने नोट्स के लिए ये टॉपिक्स निकाले हैं, इन तीनों की सिनर्जाइज करें, सिंक्रोनाइज करेंगे। टॉपिक्स आपने निकाले, ठीक है, बुक्स आपने डाउनलोड किए जेड लाइब्रेरी से। अब इन टॉपिक्स को हायरार्की देखेंगे, टॉप मोस्ट को डाउन यहाँ से बनाते जाएंगे, उनको सिनर्जाइज करते जाएंगे और वहां से टॉपिक बनाते जाएंगे। और जो मोस्ट रिपीटेड होगा, जाहिर सी बात है उनकी थोड़ी नोट्स की क्वांटिटी ज्यादा बनेगी। जो लीस्ट रिपीटेड होगा तो उसको हम देखेंगे कि नोट्स बनाने भी हैं या नहीं बनाने, अबंडन करना है या उसके जगह पे कोई और टॉपिक लेके आना है, ठीक है। जिसकी माइक खुली है तो काइंडली ऑफ कर दें। तो ये तो हुआ नोट्स मेकिंग पे, ठीक है। अब आते हैं कि ये चीजें आपने बिल्कुल करनी है, ठीक है। और बाकी आते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे। पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, फॉलोज नोट्स मेकिंग। नोट्स अच्छे होंगे तो पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। एक बुक का नाम लिखें, पेन उठाएं, मैं आपको बुक का नाम बताता हूं और यहाँ पे भी लिख लेता हूं। तो फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल्स, फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल्स। ये भी जेड लाइब्रेरी से आपको बुक मिलेगा, मैंने चैट में लिख लिया है। ये बुक है अनुदीप दुरेशेट्टी, 5th अटेम्प्ट में इसने फर्स्ट पोजीशन ली थी यूपीएससी के एग्जाम में।
तो ये वो अपनी अकाउंट बताता है कि इसने कौन सी पहले गलतियां की थी, बाद में इसने ऐसा क्या किया कि इसने ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आया। ठीक है, तो ये इसके सब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है, मगर आंसर इसके एसे पे भी नहीं जाना। पहला पोर्शन इसने एसे पे, दूसरा आंसर राइटिंग, दूसरे पोर्शन पे आपने फोकस करना है। इसने कंक्लूजन के बारे में वैसे एसे के जो है उस पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बताया है। बाकी ज्यादा उसके एसे के स्टाइल डिफरेंट है वहाँ का। तो यहाँ पे नोट्स मेकिंग पे उसने अच्छे तरीके से सब्जेक्ट्स उसने अपने डिस्कस किए हैं, बट है तो बात वही कि कैसे कौन सी चीज को कैसे पोर्ट्रे करना है। ठीक है, तो इस बुक से आपने बिल्कुल हेल्प लेनी है। ठीक, अब आते हैं पेपर प्रेजेंटेशन में। दो, ये नहीं है कि आपने खूबसूरत ये जो है मतलब राइटिंग लिखी है, डिफरेंट पेन्स का यूज किया है, मार्कर। पेपर प्रेजेंटेशन का ये 10% है। राइटिंग अंडरस्टैंडेबल, लीजेबल है, पढ़ने के लायक आती है, देखने के लायक है, वेल एंड गुड। उसके बाद उसका काम खत्म। ठीक है, हाँ कोई हाई फाई राइटिंग इंतहाई आला तरीन दिल को पसंद आए तो उस पर बंदा 1-2 मार्क्स ही दे सकता है, बाकी उसका कोई ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं है। पेपर प्रेजेंटेशन का जो 90% कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो देखें तो वो आपको मिलेगा ये कि पेपर का कंटेंट क्या है। उसमें भी हमने देखना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट तो लीस्ट अप्रोप्रिएट। ये नहीं है कि हमें कौन सा पसंद है, ये है कि क्वेश्चन की डिमांड कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे कोई चीज पूछें, मैं आपको जवाब दो, अगर वो रिलीवेंट ना हो बट वो बहुत अच्छा हो, किसी टॉपिक से और रिलेटेड से, उससे रिलेटेड वो अच्छा जवाब है, बट आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो, आपको कहेंगे सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, मेरे तरफ से तो मैं आपको ना है और मैं सेटिस्फाई नहीं दाओ, आपने दूसरा टॉपिक से रिलेटेड अच्छा जवाब दिया बट मेरे टॉपिक से रिलेटेड ये आंसर नहीं बनता। तो इररिलेवेंस हमेशा आपको 0 मार्क्स दिलाएगी। रिलीवेंस 100% है, जितना आइडियल रहेंगे 100% के करीब रिलीवेंस मेंटेन करेंगे, उतनी आपकी मार्क्स भी क्या होगी, आइडियल आएंगी और अच्छी मार्क्स आएंगी। इसीलिए आपको क्या करना है, रिलीवेंस तो कभी नहीं। ये ऐसे के लिए रूल्स है, किसी भी चीज के लिए, बोलने के लिए भी यही रूल है। और दूसरी आती है ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, कभी कभी क्वेश्चन 2-3 चीजें डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, define the evolutionary process of international relations as an academic discipline and highlights its nature, the nature of international relations। 3 चीजें पूछी तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन को कितना देना है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को कितना देना है, नेचर को कितना देना है। तो अगर आपने तीनों को एक दिया तो ये भी सही नहीं बनता। डेफिनेशन का एक पैराग्राफ बन सकता है, ठीक है, हाफ पेज बन सकता है, ठीक है, क्वार्टर पेज बन सकता है, ये चीजें। बाकी इवोल्यूशनरी प्रोसेस अच्छा खासा बनेगा, नेचर अच्छा खासा बनेगा। तो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन, किस स्टेटमेंट को कितना वेटेज देना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो वो अच्छी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेटेज वो अच्छा है और सिंक्रोनाइज करता है वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप समझें कि आपने सही मार्क्स लेने के काबिल हैं। रेलिवेंस देन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोहेरेंस आपकी होनी चाहिए। इससे में तो ये बिल्कुल 100% है, यहाँ पे भी आपने इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पेपर प्रेजेंटेशन। अब इसमें और चीजें जो मेन है, अब इसमें आपको क्या करना है, तो कोशिश करनी है द बेस्ट आंसर हमने ढूंढना है। कैसे कोशिश करें, जैसे हमेशा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने, इंट्रोडक्शन लिखने, आपने लफ्ज लिख लिया, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आखिर में आपके साथ वो शेयर कर लूँ, ठीक है, अपने जो आंसर राइटिंग से वो अनुदीप बुक से पढ़ने से पहले किए, बट उस बुक ने अगर वो मैंने पहले पढ़ लिया होता तो वो खासा फायदा हो जाना था, बट सीनियर्स की वजह से या मॉक एग्जाम्स की वजह से वो चीजें मैंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका था, ठीक है। तो बट वो एक अलग प्रोसेस थी, तो ये तो बिल्कुल इजी है फॉलो करना भी। तो अब आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दें, फिर इंट्रोडक्शन शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इतनी तो नहीं है कि हर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में कोटेशन या किसी के डायरेक्ट वर्ड्स या इनडायरेक्ट में हो, कोई इशू नहीं, वो एक अच्छा इंप्रेशन देती है। अगर आप कहें कि सर हर क्वेश्चन के लिए तो हमारे जहन में नहीं है,
अच्छे बुक से रीड करेंगे तो आप वही जो क्वेश्चन लिखेंगे उनमें से ही आप ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, दैट्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो आपने आगे रेफरेंसिंग देनी है वो ये ऊपर लिख लें। अगर कहते हैं सर इतना तो हमें हमसे नहीं हो पाएगा, एक्यूरेट नहीं होगी, एक्यूरेट से मुराद ये है कि 80% 90%। अगर फिर भी आप मुतमिन नहीं होते तो जिनमें आपको यकीन है वो कर लें, जिनमें यकीन है वो उसमें ना कर लें, तो ठीक है। दूसरा, रेफरेंसिंग दें। जितनी प्रिसाइज रेफरेंसिंग देंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी का दिया अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, लिख लें वो स्टेटमेंट, हो सके डायरेक्ट, नहीं हो सकते इनडायरेक्ट। उस पर्सन बुक बंदे ने कहाँ पे ये बात की, अगर बुक का नाम आता है तो वो भी लिख लें, अगर उसके उस चैप्टर का नाम आता है वो भी लिख लें। जितना आप एक्यूरेट जाएंगे अपना उतनी डेटा को प्राइमरी करें। और तीसरा, डेटा हमेशा प्राइमरी दें। जो रिपोर्ट रिसर्च एजेंसी है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू नॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये नहीं, आप कहें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ये डेटा है, वो प्राइमरी है। अगर वो प्राइमरी नहीं आती देन आप सेकेंडरी पे जाएं। जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उस वक्त ही आप सेकेंडरी पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप पूरा जो फॉलोड प्रोसेस है, जिसको प्रोसेस मॉक एग्जाम्स हैं, फिर रिवीजन है, दूसरी चीजें, उसमें भी आप सेकेंडरी डेटा पे ही रहेंगे। प्राइमरी डेटा आप नोट्स मेकिंग के वक्त बना लें, ठीक है। और जिसकी माइक खुली हुई है काइंडली वो ऑफ कर दें, अगर बार बार कहना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे भी माइक खोलने की इस वक्त तो जरूरत आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये चीज है, ठीक। तो इससे आपको ये करना पड़ेगा कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऊपर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, रेफरेंसिंग जितनी हो, और प्राइमरी डेटा, ठीक है। और उसके साथ साथ पैराग्राफ्स बड़े नहीं लिख ले। कुछ लोग बहुत बड़े लिखते हैं, कुछ लोग बहुत हाशियां दे के छोटा लिख लेते हैं, वो भी बेवकूफ समझते हैं एग्जामिनर को। वो होते नहीं, वो डीन होती हैं, किस यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो बड़े मंचे हुए लोग होते हैं जो चेक करते हैं। उनका वास्ता हमारे जैसे हजारों स्टूडेंट्स के साथ पड़ा होता है, तो उनको पता होता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी नहीं चलता कि इतनी मार्जिन छोड़ के आप लिखें। ये भी नहीं कि आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे, उन पैराग्राफ्स को छोटी छोटी हेडिंग्स देके लिखी। वो आप कितना, आप नेम देना है ना पैराग्राफ को। हेडिंग क्या देती है, नेम देती है। तो आपने क्या करना है, एक प्रॉपर हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, छोटी छोटी सब हेडिंग्स देनी है। अब सब हेडिंग्स आप सेंटेंस में ना दें, जैसे प्रेसी का आप टाइटल सेंटेंस में नहीं देते। कि क्यों नहीं देते, आपको पता है कि अट्रैक्टिव नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता, सेंटेंस में देना इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आपने वो फ्रेज में देनी है, ठीक है। अब फ्रेज में कैसे होगी, लफ्ज लिख लिया, कोलन दे दिया, आगे वो दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, कोलन, द फेयर विद द ऑल सीजन फ्रेंड, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे, तो आपने, मैं आपके साथ अपनी आंसर राइटिंग शेयर करता हूँ, किसी में मैंने अच्छे भी दिए हैं, किसी में टाइम के हिसाब से नहीं भी दिए होंगे, क्योंकि मॉक एग्जाम से पेपर में जो समझ में आए वो लिख लीजिए। तो आपके लिए ये क्या है कि फ्रेज में देना है। और किसी तक मैं आपकी साथ आईआर की अपनी स्लाइड्स शेयर भी की हैं, उसमें भी एक दो बार मैंने डिस्कस किए इस चीज को। तो जिनके पास वो रिकॉर्डिंग्स में कोशिश करूंगा, बाकी जिनके पास नहीं है तो कोशिश करूंगा शेयर करूं, ठीक है, अगर वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये चीजें। और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें होता है ये ऐसे की तरह, ये इंट्रोडक्शन क्या बताते हैं कि मेरे क्वेश्चन में क्या होगा। अगर आपने ऐसे का इंट्रोडक्शन आता है तो आपको आंसर का आएगा, अगर आपको आंसर का आता है तो वो ऐसे का आएगा, वही चीजें हैं। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन आपको अच्छा बनाना है, इसलिए क्योंकि बार बार नोट्स रिवाइज करेंगे, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में टॉपिक्स, वोकेबलरी, वर्ड्स चले जाएंगे। तो वही आप मॉक में पोर्ट्रे करेंगे, अच्छा होगा तो पढ़ने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, एरर प्लेस हो, एरर फ्री हो, अच्छी वोकेबलरी हो, अच्छे वर्ड्स हो, मैच्योर हो, लगे कि कोई एग्जाम दे रहा है। ऐसे भी नहीं कि कोई टफ लिख लें कि ये आपका इंटेंशन हो कि उसको तो समझ ही नहीं है, नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है मार्क्स भी नहीं देगा, ठीक है, समझने वाली। और कंक्लूजन, जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन दिया है तो उस बात को कंक्लूड करेंगे तो फिर लगेगा ना इंटेंट, भले आपने टाइम से पहले ही पूरा कर लिया तो उसको तो लगेगा आपके पास तो मतलब सेंस ही नहीं था कि आप प्रॉपर पूरा भी कर सके। और जहां पे आपका फील हो, जो करंट अफेयर के रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जिन पे एक तो आपको क्वेश्चन ही पूछता है क्रिटिकली इवेल्युएट, जहां पे ना हो ये चीजें, तो आप उसमें क्रिटिकल एनालिसिस हेडिंग दें, और उसके अंदर कंक्लूजन के पहले जस्ट कंक्लूड,
आप क्रिटिकल एनालिसिस का पैराग्राफ बनाएं, ऐसे नहीं है 2 लाइन का, वो बड़ा होना चाहिए कंक्लूजन से कि स्ट्रेंथ क्या लेवल का होना चाहिए। कुछ लोग क्या लिखते हैं, कंक्लूजन इतना जल्दी लिखते हैं 2 स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस का, ये भी ना करें, ये जुल्म है अब खुद के साथ। या तो बॉडी से कोई चीज हटा लें, कम कर लें, कंक्लूड सही करेंगे तो उसको तो फील हो नहीं कि आपने प्रॉपर टाइम के साथ, विदाउट एनी हरी, विदाउट एनी मतलब जल्दबाजी के साथ अच्छे तरीके से 2 लाइंस का एक स्टेटमेंट का तो हमें फील होगा कि कितनी बेदारी के साथ इसने कंक्लूजन पूरा किया है। तो मेरे जैसा नया बंदा समझ जाएगा, वो तो एक बड़ा काबिली तरीन बंदा होगा जो चेक करेगा, एकेडमिया का होगा, ठीक है। और क्रिटिकल एनालिसिस आपको देना है, ठीक है। तो आपको अब याद होना चाहिए कि आपने बॉडी को इतना भी एक्सपांड नहीं करना कि आपके मेन पैराग्राफ्स, ये जो क्रिटिकल एनालिसिस जैसे करंट अफेयर है उसमें से सब में लगता है, आईआर कहीं उसमें कुछ में लगता है कुछ में नहीं, यूएस हिस्ट्री के आखिरी टॉपिक वैसा ही करंट अफेयर्स का होता है तो उसमें भी लगता है, पाक अफेयर के आखिरी 2-3 टॉपिक्स होते ही करंट अफेयर के, उसमें अलग लगता है, इस्लामिया का आखिरी टॉपिक होता है तकरीबन रिलेटेड टू करंट अफेयर से, तो वो भी लगता है। तो आप देखेंगे हर जेंडर में लगता है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स दे देते हैं, तो वहां पे और डेटा जितनी लेटेस्ट हो, फॉर एग्जांपल ऐसे बयान के एग्जांपल देनी है तो या कोई विक्टिमाइजेशन ऑफ एनी वुमेन, मुख्तारा मई का देना पुराना देने से अच्छा है कि दिल्ली हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेट, वो लिस्ट बना लें, एक आगे स्टेट में लिख लें कि इससे ये हुआ था, आप इशू याद कर लें, वो आप लेटेस्ट डेटा दें कि पता लगे कि आपको करंट लेजिस्लेशन उससे रिलेटेड कैसे हुई है। तो एक्यूरेट और करंट डेटा देंगे, थोड़ी देंगे, वो आपको ज्यादा मार्क्स दिलवा देंगे। तो लेटेस्ट डेटा वो कहाँ से आएगी, आप कहाँ से ढूंढेंगे, ये भी मसला है। तो डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ें, डॉन न्यूज़पेपर आप अपना बिल्कुल बना लें, उससे क्या होगा आपको आइडिया हो जाएगा, पहला पेज, बाकी इसके अंदर अंदर हम पेजेस में ना जाए, उसमें हिस्ट्री होती है, जो नए हैं वो जाए क्योंकि उनको हिस्ट्री का पता नहीं, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको तो आइडिया है कि स्टोरी डेली कैसे डेवलप हो रही है, और फॉर एग्जांपल वो न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं तो वही स्टोरीज रिपीट हो रही हैं तो उनको, और एडिटोरियल्स ओपिनियंस नहीं, उनमें ओपिनियंस में देखें कौन सा काम वाला है, एडिटोरियल तो आपको लाजिम पढ़नी है, उसकी लैंग्वेज प्रेसिज है थोड़ी टच करती है, टफ लैंग्वेज होती है, ओपिनियन में जो आपको लगे काम वाला है उसको पढ़ें। लास्ट पेज होता है कभी डोमेस्टिक कभी इंटरनेशनल पॉइंट को डिस्कस करता है, ठीक है। इस वक्त मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं, कोशिश करूंगा कि अगली बार भी नोट्स मेकिंग पे सेशन फिर रखेंगे, या न्यूज़पेपर पे या किसी से कोई जनरल टॉपिक पे, तो उसमें जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये चीज तो हो गई। तो इसी तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना है, ठीक। अगर कोई मेरे पास भेजना चाहता है तो वो एक क्वेश्चन भेज सकता है, ठीक। वो ज्यादा, मैं इस वक्त खुद भी बिजी हूँ, जो आईआर के सेशन ले रहे हैं मेरे, एक उनका टॉपिक रहता है तो वही अभी पूरा नहीं कर पाया इस वीक में, तो मेरी कोशिश थोड़ा बिजी था अपनी अटैचमेंट प्रोग्राम में। तो कहने का मकसद, वो अगर व्हाट्सअप करेगा तो शायद चेक नहीं हो पाए, क्योंकि आगे भी मैं ईमेल आकर मैं शेयर कर दूंगा, उस पर सेंड करें तो उसको चेक होके जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट ही होगा पर मिलेगा जरूर, ठीक है। और ईमेल के थ्रू ही मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें व्हाट्सएप नंबर पे अपना शेयर कर ले, अगर उसको लगता है किसी को कि वहां पे शेयर करूं तो वो अगर फील हुआ इजी तो वहां पे भी हो जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बट ये है कि तो 1-2 दिन, 2-3 दिन हो सकता है, कभी कभार ज्यादा भी लग जाए, तो सब्जेक्ट टू दी शेड्यूल वगैरह भी हो जाता है, कभी 1 घंटे में मिल सकता है। तो आखिर में आता है क्वेश्चन पेपर से। अब आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ अगर, आप है ना, मैं आपको कहूँ कि आपने पेपर मुझे बना के देना है, किसी का एग्जाम लेना है तो आप पेपर बना के दें, आप ऐसे नहीं है कि बेटे बेटा है आपका मूड बना के क्वेश्चन लिखते जाएंगे, नहीं, आप प्रॉपर तरीके से सोचेंगे कि मुझे कैसे बनाना है। तो एग्जामिनर पे टफनेस लेवल रखता है, ठीक है, वो रखता है कि ये क्वेश्चंस कितने लोग कर सकें। फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चंस ऐसे रखेगा कि वो कहेगा कि यार 60-70% लोग कर सकते, फॉर एग्जांपल वो एक नॉर्मल हालात में पेपर बना रहा है टफ वगैरह। तीसरा रखेगा कि यार वो करे जो 50% लोग कर सके। चौथा वो कर सके 4 क्वेश्चन ही करनी, वो 10% लोग ही कर सके जिन्होंने बाकायदे डीप डाउन पढ़ा, 4 क्वेश्चन वही कर सके। तो वहां से वो शिफ्टिंग करते आ रहा है,
छानी होती है ना, वो छानबीन कर रहा है यहाँ से कि वो टफनेस लेवल उसने मेंटेन किया। अब कभी कभी मुश्किल पेपर आ जाता है तो वो टफनेस लेवल उसकी बढ़ा देता है कि भाई एक टॉपिक जो है वो 60-70% कर सकें, 2 क्वेश्चंस वही कर सकें तो 30% हो, 30 वही जो 15 से 20% हो, बाकी चौथा वही कर सके जो 4-5% हो। तो यहाँ पे टफनेस बढ़ा दी। तो ये सोच समझ के आता है। फॉर एग्जाम्पल पाक अफेयर का है, उसने पहले सोच लिया है कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो सबका एमसीक्यूज होता है, उसको छोड़ दें। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, अब हम उसको पहला समझते हैं। तो वो क्या करता है, हिस्ट्री का रखता है प्री पार्टीशन। कभी कभार उसमें से 2 भी दे देता है, कभी कभार एक एक तो लाजिम देता है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना, 2 भी दे देता है। उसके बाद क्या करता है, पोस्ट पार्टीशन से 2-3 क्वेश्चन दे देता है। उसके बाद पीछे से 2-3 क्वेश्चन वो कहां से दे देता है, करंट अफेयर से दे देता है। अब ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ करंट अफेयर की तरफ भी भागना है, उसको नहीं करना। वो टॉपिक प्री पार्टीशन वाला भी एक पाक अफेयर का टच देता है, तो आपको वो तो करना ही करना है, तो उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है। तो इसी तरीके से इस्लामियात का वो बनाता है, उसको पता है कि मुझे ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एजुकेटर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ टीचर, ठीक है, ये मुझे टॉपिक कब रिपीट करना है, ज़कात सलात वगैरह कब रिपीट करना है, कब देना है, कितने गैप के बाद देना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, कुछ टॉपिक्स 2 साल बाद होते हैं, कुछ टॉपिक 3 साल बाद, कुछ टॉपिक रिपीट ही नहीं। तो अब ये है कि आजकल टॉपिक्स रिपीट होने का कॉन्सेप्ट थोड़ा हर साल वाला कम हो गया है। जैसे पहले होता था कि कुछ टॉपिक्स बहुत, अगर पहले वाले पेपर देखेंगे जो आज अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको लगेगा 2015 वाली सीएसएस बिल्कुल आसान थी, ठीक है। बट ये है कि आजकल जिस सीएसएस ये अगर टफ हुई है तो वो भी सब लोगों के लिए हुई है। तो अब आपको देखना है कश्मीर इशू है, फॉर एग्जाम्पल आप उस पर नोट्स बना रहे हैं, तो वो तो ऑब्सोल्यूट हो चुका है। बट कश्मीर इशू जब 35 एंड 370 आर्टिकल्स चेंज हुए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, तो रिलीवेंट हो गया, बट उस एस्पेक्ट में रिलीवेंट। हिस्ट्री तो आपने पढ़नी है, बट आपने नोट्स उससे रिलेटेड। फलस्तीन इशू रिलीवेंट बन गया, अब्राहम अकार्ड आ गया तो उसके पर्सपेक्टिव। तो इसी तरीके से अफगान वाला इशू बीच में इरेलीवेंट बन गया था, अफगान ये जो है डायलॉग की बात आ गई तो फिर हो गया। तालिबान वाला जो काबुल वाला आ गया, फॉल ऑफ काबुल, वो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसी तरीके से आप थोड़ा अपना दिमाग चलाएं कि ये टॉपिक किस तरीके से जाएगा, ठीक है। पाक अफेयर में होगा तो फॉर एग्जाम्पल पाक काबुल की बात करें तो फॉल ऑफ काबुल हुआ तो पाकिस्तान से रिलेटेड होगा, तो वो ये बात करेगा ना यार पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, इम्पैक्ट क्या है। करंट अफेयर होगा तो रीजनल एनवायरनमेंट पे बात करेगा, ग्लोबल करेगा। आईआर होगा कि ये करेगा आईआर पार्ट 1 के पाकिस्तान के लिए, इसमें अपॉर्चुनिटीज वगैरह को आईआर के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा। आईआर 2 होगा तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान कैसे सॉफ्ट इमेज ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टैंडिंग वगैरह बना सकता है, तो ये चीजें आ जाएंगी। तो आप सोचा करें कि टॉपिक जो मैं बना रहा हूँ सब्जेक्ट किसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से करंट अफेयर है, ये तो हो गए पेपर सेटिंग। अब आते हैं बाकी टॉपिक्स की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोगों को बड़ी दिक्कत से लगती है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर कैसे करें, बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान टॉपिक है करंट अफेयर, इंतहाई आसान। अगर किसी को लगता है कि मुश्किल है तो अभी गौर से वो पेन पेपर हाथ में उठा ले, वो नोट करते जाए कि इसको बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब आपने 10 से 15 टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड 15 कर लेते हैं बस मैक्सिमम, उससे बाहर तो ये 40 टॉपिक 50 टॉपिक्स वाली गेम से निकले, ठीक है। हो सकता है जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो इतने टॉपिक रखेंगे क्योंकि आप लोगों को थोड़ा जवाब भी देना होता है, ठीक है। तो इस वक्त मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंक होकर बात कर रहा हूँ आप, ठीक है। 15 टॉपिक, अगर बड़े टॉपिक्स, अब एनर्जी क्राइसिस की क्या जरूरत है करने की, बिल्कुल भी नहीं है। अब बात है अल्टरनेट एनर्जी करने की, मैं आपको कहूँ कि नया करंट अफेयर का सेशन शुरू कर रहा हूँ, आपको एनर्जी क्राइसिस भी कराऊंगा, अल्टरनेट एनर्जी भी कराऊंगा, तो बात मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ईरान न्यूक्लियर डील भी कराऊंगा, तो भाई मैं तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, डबल जुल्म कर रहा हूँ। एक तो आपसे वायदा करके आपका टाइम, मतलब ये तो टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सोचें कि अब टॉपिक्स कौन से लगने हैं, ठीक है। 15 टॉपिक से ज्यादा बाहर ना जाइए, मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ।
अब टॉपिक्स आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आपको रिपीट जो टॉपिक्स होते हैं आपको आइडिया हो जाता है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये तो आएगा। इसी तरीके से ज़हन में आप मेमोरी बनाते जाएं या लिखते जाएं, ठीक है। यहाँ एक रजिस्टर बना लें, जो टॉपिक आता है आउटलाइन और कंटेंट लिस्ट में कंटेंट बना लें लिस्ट, वहाँ पे टॉपिक लिख लें, आगे उसके नोट्स बना लें, ठीक है। 3 पेजेस छोड़ दें, दूसरा टॉपिक आए तो कंटेंट बना लें। इसी तरीके से एट द एंड आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा टॉपिक ज्यादा है। ऐसे नहीं है कि आप पहले ही दिन कंटेंट 20 की लिस्ट बना लें, आहिस्ते आहिस्ते जो टॉपिक आता रहे कंटेंट की लिस्ट बनाते जाएं, ठीक है। तो इसी तरीके से करंट अफेयर के जो आपके टॉपिक्स हैं 15 कहाँ से आएंगे, एक मार्केट में नोट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां से भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि ये, बट उनको रिलीजियसली नोट्स को फॉलो नहीं करा। अब आपने क्या करना है, वो टॉपिक्स उठाने हैं, नोट्स अपने बनाने हैं। वहां से अगर कीमती डेटा मिल जाती है तो उठा लें, उसमें तो कोई मसला नहीं। वो टॉपिक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि फॉल ऑफ काबल जो हुआ, गूगल में लिखूं, आगे लिखूं द इकोनॉमिस्ट, आर्टिकल्स डाल देंगे, 2-3 आर्टिकल्स डाउनलोड कर लूं, ओपन कर लूं, वो पढ़ लूं। आगे फॉल ऑफ काबल द वाशिंगटन पोस्ट, 2-3 टॉपिक, फॉल ऑफ काबल न्यूज़वीक, फॉल ऑफ काबल न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉल ऑफ काबल, ये 15 से 16 न्यूज़पेपर के इनके बड़े आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हमारे मुकाबले इतनी अच्छी लैंग्वेज, इतने अच्छे, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी कि सर मुझे टॉपिक किस एंगल में बनाना है। अब ये 10-15 आर्टिकल्स में जो एंगल्स डिस्कस की, इससे बाहर तो टॉपिक जाएगा ही। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो ये एंगल समझते हैं, वही न्यूज़पेपर में लिखते हैं, वही एडिटर इनके एक्सेप्ट करते हैं, वही चीजें होती हैं। तो आपको एंगल्स भी यहाँ से मिल गई, बाउंड्रीज भी मिल गई कि इस रिलेटेड टॉपिक आएगा। तो आप देखें, एक टॉपिक आप डेली बना लें। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कितने का होगा, 1000 वर्ड्स का होगा ना मैक्सिमम, तो आप तो पढ़ लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक आप डेली भी बना लिया, ये तो बिल्कुल मतलब ठंड वाला प्रोग्राम है इसमें। तो 15 दिन में तो आपके करंट अफेयर के नोट्स बन जाएंगे और बेस्ट रिसोर्सेस। अब ये जो बाहर से बुक बना रहे हैं, उधर से डेटा चोरी कर रहे हैं, वो तो आपके पास वो चोरी चोरी करके एक बुक कंपाइल करके वो करंट अफेयर का हर साल दे देते हैं। तो आपके पास कहाँ से आ गया, आपके पास तो प्राइमरी सोर्स से आ गया। वो जो उसने एक पैराग्राफ आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल से पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके दिया होगा, आपने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा होगा, उससे अच्छे तरीके से आपने डाइजेस्ट किया होगा और आपकी लैंग्वेज पे अच्छी डेवलप होगी। ये है करंट अफेयर का। अगर किसी को करंट अफेयर में और है इशू तो मुझे मेरे ग्रुप में मैसेज कर ले, फिर मैं वॉइस रिकॉर्ड बेस से सेंड कर दूंगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल साइंस को अलग करते हैं, एबिलिटी को अलग करते हैं। पहले आते हैं एबिलिटी पे। तकरीबन लोगों को मसला है एबिलिटी में, इसमें तो 6, 7, 8वीं 9वीं क्लास की मैथ आती है। आप देखें ना कौन से सवाल आते हैं, रेशो के आते हैं, परसेंटेज के आते हैं, प्रोपोर्शन के आते हैं, ठीक है, रिलेशन के आते हैं, ये आते हैं। ये यूट्यूब पे हमारे नेबर कंट्री इंडिया के ये जो यूट्यूबर्स हैं अच्छा पढ़ाते हैं, उनके बिल्कुल इन टॉपिक्स में 10-10 उनके मिनट्स के वो वीडियोस पढ़ें, वो आप देख लें। उन 3-4 टॉपिक्स जो रेशो है वगैरह उन पे नोट्स ग्रिप कर लें और पास पेपर को सॉल्व करें। किसी के पास की जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर बिल्कुल ही कोई किसी को नहीं आता तो फिर तो वो एक अलग की बात है, ठीक। वो उस पर भी वैसे सबक.com में पहली क्लास है, उस पर भी मैथ है। अगर वो बंदा समझता है कि मुझे 5वीं 6वीं की भी नहीं आती तो यूट्यूब पे उसके भी वीडियोस पड़ी हैं, तो वो देख ले, वो अच्छे तरीके से, वो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं फिर। जनरल साइंस, अब आप जनरल साइंस में जो मैंने आपको नोट्स मेकिंग वाली टेक्निक बताई थी वो भी आपको करनी है, ठीक है। तो जनरल साइंस में आपने क्या करना है, आपने देखना एक वही एक्सपांडेड उसमें सिलेबस है। आपने देखना है कि कंप्यूटर साइंस वाले पोर्शन में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनके साथ ज्यादातर कौन सा टॉपिक अटैच करते हैं, वो देख लें। कभी आपको अंदाजा पैटर्न का हो जाएगा कि यार इसके साथ हर एक साल ये करता है, दूसरे साल ये करते हैं, तीसरे साल ये करते हैं। तो आपको आइडिया होगा ये जो हम बाकायदे पूरी बिग बैंग थ्योरी, ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज वगैरह वगैरह, वेनस, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये तो पहला चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं आता जिस पर आपने इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको वहां से आइडिया होगा कि कौन से टॉपिक, नेचुरल इन्वायरमेंटल साइंस आ रही है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं, नहीं आ रहे, वैक्सीनेशन पे आ रहा है, नहीं आ रहा, कंप्यूटर में कौन से आ रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वही नोट्स बनाएंगे, वो भी 10-15 दिन में बन जाएंगे।
इस्लामियात में अरबी देनी है या नहीं, अरबी क्यों ना दे, अरबी नहीं देनी जेर जबर, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब जब उसको फील हो पेपर चेक करने वाले के कि ये मेरे फील्ड का बच्चा है, तो वो आपको ज्यादा मार्क्स दे देगा। वो कैसे? क्योंकि उसको लगेगा इसको कमाल है इस सब्जेक्ट में। अगर आप एक बंदा अरबी नहीं लिखता, इंग्लिश में लिखता है, वो कहता मैं पास करके सीएसएस में बैठा हूँ, पुलिस ग्रुप में या डीएमडी में या किसी भी अच्छे ग्रुप में, ठीक है, 12 ही अच्छे, तो वो कहता मैं तो करके आया। भाई ठीक है, उसको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, 5 की जगह 10 आयात के इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। अब जो अरबिक लिखेगा तो वो तो समझेगा ना भाई इसको अरबिक आती है तभी लिखी है, ठीक है, वो तो समझता है, तो उसको लगेगा कि यार इसकी मेहनत है। तो मतलब आपको सब्जेक्ट पे फेल नहीं करवाएगा, जब टफ आएगा तो उसको फेल करवा सकता है जिसने नहीं लिखी। तो पाक अफेयर भी हो गया, करंट अफेयर भी हो गया, ऐसे जनरल साइंस भी हो गया, मैथ भी हो गया, इस्लामियात हो गया, ये तो जनरल स्टडीज का पास पेपर इसी तरीके से करें, बट उसका जो है, जो बुक्स हैं वो पाकिस्तान ओरिएंटेड कम है, सिलेबस पाकिस्तान ओरिएंटेड है, तो आपने इस पर रिसर्च पेपर डाउनलोड करें। और इसके बुक्स भी जो हैं वो गूगल पे कमी, जेर लाइब्रेरी पे कमी मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। और रिकमेंडेड रीडिंग्स में भी ज़्यादातर बाहर के वो मिल जाते हैं, वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। दो तीन जो एकेडमिक क्वेश्चन है वो आपको वो लगेंगे कि वो वहाँ से हो जाएंगे, बाकी नहीं। तो आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह और वहाँ से दूसरी जगहों से करनी है। और जो मैंने आपको कहा यार, इसमें मैंने बुक्स लिए थे, मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने बुक का जिक्र नहीं करा। तो इसीलिए आपने रिसर्च पेपर उनके रिलेटेड आपको मिल ही जाएंगे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह वगैरह। अगर कोई और आपको लगता है कि कोई अच्छा बुक आ गया है तो वो पहले कंसल्ट करनी, ठीक है। अभी बाकी मैं अपना नाम क्या लूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो उन लोगों को जो, अगर आप समझें कि 2-3 साल पहले वाले जो आथर्स हैं तो उनकी बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ना, अगर कोई नया ढंग का आ जाए तो पहले देख लेना, ठीक है। 2020 तक जब तक मैंने अटेम्प्ट दिया था, कोई मुझे ऐसा कोई पाकिस्तानी आतर का जनरल सीएसएस या पीएमएस के लिए बनाया कोई अच्छा मुझे जनरल स्टडीज का नहीं मिला, ये आइडिया काफी है। यूएस हिस्ट्री के लिए लोग कह रहे थे, यूएस हिस्ट्री का मैंने पहले अटेम्प्ट में आपको बात बताऊं कि उसके लिए बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, रिकमेंडेड, ठीक है। बट ये नोट्स मेकिंग अगर जब आप कर रहे हैं तो एक वेबसाइट है history.com, उसके इंट्रोडक्शंस बहुत अच्छे बन सकते हैं वहाँ से, ठीक है। ब्रिटेनिका, थाट को, और नोट्स मेकिंग सबसे आलिशान खान अकेडमी से आपके हिस्ट्री बनेंगे। नंबर पहले खान अकेडमी, history.com, ठीक है, ब्रिटेनिका, ushistory.org एंड थाट को। इसी हिरार्की में देखना, टॉपिक्स लिखना, आगे लिखना, खान अकेडमी जैसे मैंने करंट अफेयर का बताया इसी तरीके से। वीडियो भले ना देखें, अच्छे तरीके से वहां से टॉपिक बनाएं, उनके टॉपिक के नीचे कमेंट्स है, वो कमेंट्स लाजिम पढ़ने हैं, क्योंकि वो आपके ही टॉप क्वेश्चंस होंगे, वो वहाँ पे उन्होंने खान अकेडमी वालों ने एड्रेस किए। नोट्स वहाँ पे से बनाएं, नोट्स बन जाए फिर कोई बुक रेफर करें, ठीक है। पाकिस्तानी आतर का नहीं, इंडियन आतर का नहीं, कोई पाकिस्तानी आतर इंडियन आतर भले हो, बट पब्लिकेशन बाहर की, ऑक्सफर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, बेलग्रेव हो, पेंगे, तो वहां से आपने क्या करना है, बुक से पढ़ के फिर अपने नोट्स को अगर समझें एडिट करना है। नोट्स मेकिंग में मेरी एक बात रह गई थी कि फिगर्स लाजम दिए हैं, 1 फिगर डिपिक्ट्स 1000 वर्ड्स, फ्लो डायग्राम्स जरूर देना है, ठीक, चार्ट्स जरूर देना है, मैप्स बिल्कुल करंट अफेयर बाकी सब्जेक्ट मैप्स जरूर देना है, क्योंकि ये मेहनत दिखाती है, तो दिल करती है मार्क्स देने। एक एक मार्क्स में बढ़ जाए एक क्वेश्चन पे, तो आप समझें कि 5 मार्क्स एक सब्जेक्ट में, तो 10 हैं तो 50 मार्क्स। जो सब्जेक्ट आपको फेल करा था, 12 सब्जेक्ट हैं, 60 मार्क्स। जो सब्जेक्ट पे एग्रीगेट पे सीएसएस कंटेंट आपको 550 पे फेल करा था, वो 610 पे आपको अच्छे ग्रुप में एलोकेट भी करवा सकता है, सब्जेक्ट टू योर बेस्ट मार्क्स इन इंटर, ठीक है। तो ये चीजें जनरल स्टडीज पे हो गया। अगर किसी को इंटरनेशनल आए तो वो स्टीफन एलन का बुक पढ़ ले, बहुत अच्छा है। नोट्स मेकिंग का वही तरीका अपनाए और नोट्स स्टीफन एलन से, केस स्टडीज, आर्टिकल्स, कोशिश ये करनी है सब लोग कि अपने कीवर्ड्स को फॉलो एडॉप्ट करना है, जो उनके कीवर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से जिनका आईआर है वो मैंने ऑलरेडी उनको तो पहले ही अटेम्प्ट में अब डिस्कस पे वो तो कर चुके हैं, ठीक है। सिंधी के हैं, सिंधी के मैंने नोट्स बनाए थे। एक अहमद मला का बड़ा बुक था मेरे पास, उसकी तस्वीर होगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और 2-3 उसके बुक्स हैं, वहां से करें। अकबर लगारी का है, वो बहुत क्लीशे हो गया है, बट अगर आप समझते हैं तो कर लें, ठीक है। आइला के लिए मैंने बुक स्टीफन एलन का लिखा, इंटरनेशनल लॉ बाय स्टीफन एलन, मेलकॉम
काबे एक्स वेलकम इंशा। तो वहां से करने की जरूरत नहीं है। स्टीफन एलिन इंटरनेशनल लॉ मैंने चैट में लिख लिया है, वहां से ये बुक आपको मिल जाएगा। जेल लाइब्रेरी से अगर ना मिले तो बताना, मैं शेयर कर दूंगा डाउनलोड करके, वो कोई मसला नहीं। तो आई लव हो गया, यूएस हिस्ट्री, जेंडर, सिंधी। बाकी मैं अपने नोट्स की आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ, इससे वालों को ज़्यादा फायदा होगा, जिनको जो इससे को कंसल्ट करना चाह रहे हैं उनके डेटा मिल जाएगी, आइडिया हो जाएगा मैंने कैसे लिखे हुए हैं। और लेटेस्ट मेरे ऐसे कोविड-19 पे थे, तो दोनों, तो कोविड-19 हेल्थ सेक्टर चैलेंजेस, कोविड-19 एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वो लेटेस्ट देख सकते हैं कि वहाँ से हेल्प लें। और उसके अलावा सिंधी वाले जिनके नोट्स हैं, आइला वाले हैं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। जो A4 पे हैं वो पुराने नोट्स हैं, आप जो लकीरों वाले पेजेस वाले हैं उन नोट्स को ही फॉलो करना, ठीक है। तो वो बड़े पेजेस वाले, अगर लकीरें वाले पाक अक्षर में छोटे पेजेस में, और A4 वाले वो बहुत पुराने जब आपकी तरह में नया था। और IR में भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 पे अगर थ्योरीज है तो वो ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कंटेम्प्रेरी वहाँ से करें, और उनका एनालिसिस कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजीज वहाँ से देखें, ठीक है। इसी तरीके से बाकी मैंने IR की स्लाइड्स तकरीबन शेयर की हुई हैं, तो हर एक के पीछे रेफरेंसिंग की हुई है कहाँ से, पार्ट 1 की। पार्ट 2 की भी शेयर करूँगा ऐसे जैसे लेक्चर में। पार्ट 2 हम इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे, उसकी भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो पार्ट 2 के साथ एक और सब्जेक्ट इंशाल्लाह चलाएंगे, इंग्लिश से रिलेटेड चलाएंगे या करंट अफेयर्स, वो आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे जी। अगर जिनी जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है बारी बारी। क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताइएगा, उसके सोर्सेस वगैरह। यार क्रिमिनोलॉजी, ये देखो ये नए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जेंडर स्टडीज की तरह, इन पे कंटेंट हमारे पास कम है, बुक्स कम है, बट ये है जो इसका एकेडमिक टाइप का पोर्शन है वो तो हम वहाँ से करेंगे। ये जो रिकमेंडेड रीडिंग्स है पाकिस्तानी पब्लिकेशन के, इसीलिए मैं थोड़ा बायसेस है मेरे के ना पड़े, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होते हैं, वो आपको इतनी मार्क्स नहीं दिलवा सकते। अगर सब्जेक्ट जब टफ बनता है तो वो लोग जो इन लोगों से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो वहाँ से नोट्स बनाते हैं, तो वो लोग पास नहीं कर पाते क्योंकि एक ही चीज़ बन जाती है, ठीक है। बाहर की पब्लिकेशंस वाले वहाँ से ढूंढ ढूंढ के चीज़ करते हैं, क्रिटिकल एस्पेक्ट हमारा बढ़ता है। क्रिमिनोलॉजी के जो मैंने आपको बात बताया, वो में नोट्स मेकिंग 7 साल के पेपर मिलेंगे, बट वहाँ से वही स्टाइल करना है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं करना, अदरवाइज आप फिर जो है मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नोट्स मेकिंग का, पेपर प्रेजेंटेशन का, क्वेश्चन पेपर सेटिंग का वही स्टाइल है। अभी तक तो क्रिमिनोलॉजी बिल्कुल आसान है। या ब्रेन स्टॉर्मिंग का किसी ने किया, अच्छा किया। मैं अगर जब क्वेश्चन आंसर लिखता था तो कभी कभी 4 क्वेश्चन सी करने होते थे, कभी कभी एक क्वेश्चन का 5 मिनट में ब्रेन स्टॉर्म करके 25-30 मिनट में लिख लेता था। फिर दूसरे का, फिर कभी कभी क्या करता था, चारों क्वेश्चन की 20 मिनट में ब्रेन स्टॉर्म करता, एक का, दूसरे का, तीसरे का, आखिर में वो पेज पे लिख लेता था। फिर हर एक को कर, वो डिपेंड करता था, अगर चारों क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी वक्त ब्रेन स्टॉर्म कर देता था। अगर कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं कहता था कि ऐसे ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते जाते हैं, क्योंकि जरूर नहीं कि हर वक्त आपको पूरे क्वेश्चंस पे आ जाए जी। हाँ, एमसीक्यू सोर्सेज, बेहतरीन क्वेश्चन मैं भूल गया था। HSM सीरीज है, वहां से एमसीक्यूज करें, बुक्स परचेज करें, क्योंकि 20 मार्क्स का एमसीक्यूज है। आपके मार्क्स ये तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। 220 कितने हैं, मतलब ऐसे को निकालने 11 पेपर हैं, तो 220 वोकेबलरी भी आ जाती है। तो आप देखें कि 220 तो बड़ा डिसाइसिव फैक्टर प्ले कर सकते हैं। HSM सीरीज के जहाँ पे नहीं मिलते फिर इल्मी पब्लिकेशन या ऑनलाइन वगैरह से देख लें। HSM सीरीज का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन, जो MCQ स्टफ होगा उसकी थोड़ी हिस्ट्री दी हुई होगी, इसी तरह आपके नोट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डेवलप होते जा रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं HSM सीरीज के लिए आपको रेफर करता हूँ जहाँ पे नहीं मिलते, और उनके पास पेपर्स पे उन्होंने डिस्कस किए होते हैं उसमें, तो ये इल्मी वालों ने भी किए होते हैं। तो पहले HSM जहाँ पे वो नहीं मिलते वहाँ पे आपने इल्मी पब्लिकेशन वाले या किसी और पब्लिकेशन जो है वहाँ से कर लें, ठीक है। अभी फ्लड्स का जैसे चल रहा है तो पाकिस्तान के लॉसेस वगैरह वो चीज़ें देख लें, जो अखबार में आ रही हैं, इम्पेक्ट सोसाइटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वुमेन पे, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लें, करंट अफेयर में, डिस्प्लेसमेंट, तो ये इन चीज़ों को कर लें।